फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स किए थे, पार्ट 1 था उसका। अब ये पार्ट 2 होने वाला है और एक और वीडियो आएगी पार्ट 3। और ये तीनों वीडियो में हमारा पूरा फिजिक्स का जितना सारे न्यूमेरिकल्स हैं सारे हम लोग सोल्व कर लेंगे, जो भी आपका रेलवे एनटीपीसी मेंस या ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उतना ही पढ़ेंगे जितना इंपॉर्टेंट है, बाकी फालतू हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टाइम भी कम है अभी। तो जो लोग रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी मेंस के एग्जाम देने जा रहे हैं बिल्कुल देखें, और साथ ही साथ एसएससी के भी एग्जाम में कभी कभार साइंस में 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स डाल देते हैं, इसलिए देखना बहुत ही जरूरी है। और यदि आपको किसी भी और सब्जेक्ट में क्यूरी हो, किसी भी तरह की या डाउट हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उस पर वीडियो बना के आपका क्लियर कर दूंगा। तो चलिए समझते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हम 12 क्वेश्चन किए थे, ये 13 नंबर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। मैंने कल आपको बताया था F बराबर क्या होता है, ma। उसको एक बार जाके देख लीजिए अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो 21 हो गया। हमारा द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 3 किलोग्राम। तो अगर द्रव्यमान 3 किलोग्राम रहेगा तो त्वरण पूछेगा, ए पूछ रहा है, एम दिया हुआ ए पूछ रहा है, 3 गो चीज़ है तो 3 में 2 दिया रहेगा और 1 पूछेगा। तो यहाँ से कट गया 7, यानी कि ए हो गया हमारा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल। और सवाल मेरे बनाने से पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिए एक बार और उसको खुद से बना के ट्राई कीजिए, तो फिर मेरा बनाया हुआ देखिए। यदि नहीं बनता है तो नहीं, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लेकिन एक बार ट्राई आप खुद से जरूर कीजिए। 14 नंबर सवाल है कि एक 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली 2 किलोग्राम बंदूक से 150 मीटर के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है तो बंदूक का प्रक्षेपित वेग कितना होगा। आपको मैंने संवेग संरक्षण बताया था, क्या बताया था, m1v1 = m2v2 होता है। यानी कि ये बंदूक है, इससे अगर गोली निकलेगी तो बंदूक क्या होता है, गोली आगे निकलता है लेकिन बंदूक पीछे को भी झटका देता है। तो यही एक तरह का संवेग संरक्षण है। किससे प्राप्त होता है ये नियम, तीसरा नियम से। और बल का परिभाषा या फिर बल का जो इक्वेशन होता है समीकरण, वो किससे निकलता है, दूसरे नियम से। तो इसमें क्या कर रहा है, गोली का 20 ग्राम दिया, ध्यान दीजिएगा 20 ग्राम की गोली है, लेकिन ऐसा यूनिट में हमको काम करना होता है तो इसको हम पहले क्या करेंगे कि किलोग्राम बदल लेंगे। तो ग्राम को किलोग्राम बदलने के 1 से भागा। अब V1 हमको मालूम है 150, अब ये किया द्रव्यमान कितना था 2 किलोग्राम, अब V2 हमको निकालना है। तो यहाँ से सब कुछ सोल्व कीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, डबल कर गया, ये 2 से 5 और ये 5 से 3, यानी कि V2 हो गया हमारा 3/2, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा गुरुत्वाकर्षण का। नेक्स्ट सवाल जो आया है वो गुरुत्वाकर्षण का है। तो पहले गुरुत्वाकर्षण का देखने से पहले हम थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण का कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो हम चलेंगे गुरुत्वाकर्षण में। तो 15 नंबर क्या है हमारा, गुरुत्वाकर्षण से सवाल है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम सबसे पहले कौन दिया, न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक अपने पुस्तक में। तो प्रिंसिपिया किसका पुस्तक है, न्यूटन का है, और उसी में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। क्या है भाई, देखते हैं। F = G m1 m2/r²। ये क्या है, F = G m1 m2/r²। इसका मतलब होता है कि दो द्रव्यमान के गुणनफल, दो वस्तुओं के बीच जो बल होता है वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच जो दूरी होता है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है न्यूटन का नियम। बाकी हम लोग फिजिक्स जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसा पढ़ेंगे। और एक और होता है, ये देखिए, अगर एक वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो फोर्स क्या आ जाएगा, mg। और उसी वस्तु पर इस तरीके से हम फोर्स निकालते हैं, तो ये छोटा m मान लीजिए वस्तु का है और बड़ा पृथ्वी का है, तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से m कट जाएगा, तो एक समीकरण क्या निकल जाएगा हमारा, g बराबर बड़ा G और m बड़ा M बटा में r²। तो ये फार्मूला को भी आप याद रखिएगा। और बड़ा G का मान क्या होता है, 6.67 × 10⁻11, और छोटा G का मान क्या होता है, लगभग में 9.8 है। इसका मतलब लगभग में कहीं कहीं हम अपने आसानी के लिए 10 भी मानकर चलते हैं। तो छोटा G को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं और बड़ा G को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक यूनिवर्सल गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो चलिए इस पर अधिक सवाल है, हम इसको करते हैं। कह रहा पृथ्वी के केंद्र से 2r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, जहां पे r पृथ्वी की त्रिज्या और g पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। अब देखिए छोटा g अभी हमने पढ़ा, बड़ा G m बटा में r² होता है। अब ये त्रिज्या तो r दिया हुआ, कह रहा है कि त्रिज्या r की जगह पर 2r ले लेंगे हम, 2r। तो ये g का मान क्या होगा, अब बताइए, सोचिएगा खुद से। अगर इसको 2r लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 4r² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। r की जगह पर हम 2r ले लेते हैं
अगर स्क्वायर करते हैं तो 4r² हो जाएगा। अब इसका तो वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर तो हम जी निकाले ही हैं, ये छोटा जी, और बटा में क्या आ गया 4, यानी कि छोटा जी के बटा में 4 हमारा उसका वैल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया होगा तो जो हमारा ऑप्शन होगा g/4 वही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल चलिए, तो समझ गया क्या करना है। अब नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है कि मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है, द्रव्यमान भी और त्रिज्या भी पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। आप समझिएगा, उस ग्रह पे पूछ रहा है, तो पहले तो हम ये फार्मूला जानते हैं Gm/r²। तो अब कह रहा है कि मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है, तो यानी कि m की जगह पे हम उसके आधा ले लेते हैं। दूसरे ग्राफ की बात हम कर रहे हैं किसी वस्तु पर, तो उसका आधा m/2 कर देते हैं, m/2। अब चलिए, और त्रिज्या क्या कह रहा है, त्रिज्या भी शायद आधा ही कह रहा था, यदि दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है तो त्रिज्या को भी हम कर देते हैं r/2। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा Gm बटा में ये r, और जो नीचे में 4 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर में r², ये 2 का भी स्क्वायर करेंगे 4, और ये 2 ऊपर था तो नीचे हो गया। अब इस 2 से 4 कितने मर्द में कर गया, 2 मर्द में, तो हमारा क्या आया Gm बटा में r²। अब आप ये बताइए कि Gm बटा में r² किस जी के बराबर है, छोटा जी के बराबर है, और ऊपर में भी 2 भी तो है, तो गुना 2, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2g। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, उस ग्रह पर हमारा दुगुना हो जाएगा। यदि कुछ बोलने में या लिखने में मिस्टेक होता है कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार सकूं। 16। अब 17 नंबर चलिए, 17 नंबर हमारा सवाल है, एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के बराबर है, और पृथ्वी के द्रव्यमान को त्रिज्या के दुगुना है। द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों सेम, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर g और m की जगह पे क्या ले लेंगे 2m, और बटा में त्रिज्या भी दुगुना है ना, तो 2r²। तो यहाँ पे अब g बराबर तो क्या होता है, छोटा g बराबर क्या होता है, मैंने बताया आपको Gm बटा में r²। अब इसको तोड़िए तो g 2 इधर निकाल लेते, m बटा में नीचे क्या हो गया 4r²। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 से 4 2 में कट गया। अब क्या 1/2, फिर वही चीज़ आ गया Gm बटा में r², यानी कि उसका वैल्यू क्या हो गया g। तो मतलब क्या हो गया हमारा g/2। तो क्या समझे, g बराबर Gm बटा में r² होता है, गुरुत्वीय त्वरण बराबर। तो अगर दूसरे ग्राफ पे कह रहा है कि द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए, तो m की जगह पे हम क्या ले लेंगे 2m, और त्रिज्या भी दुगना है तो r की जगह पे हम लिख लेंगे 2r। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4r² हो जाएगा, 4r² हो जाएगा, और m की जगह पे 2m लेके अब इसको सोल्व किए तो 2 से 4 2 मत में कर गया, यानी कि 1/2 Gm बटा में r² आ गया, 1/2 Gm बटा में r²। अब इस Gm/r² का वैल्यू कितना है, छोटा जी, यानी कि हमारा आंसर हो गया g/2। अब चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है, 18 नंबर कह रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का पृथ्वी के सतह पर भार कितना होगा। अब देखिए भार बराबर वेट क्या होता है, बराबर mg, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण हमारा कितना होता है वैल्यू, या तो 9.8 लीजिए, नहीं तो 10 लीजिए उसको अप्रॉक्स में। तो कितना कह रहा है 10 किलोग्राम द्रव्यमान है ना, तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान है, जी का मान भी 10, यानी कि 100 न्यूटन हो जाएगा। भार और द्रव्यमान में अंतर है, भार जो होता है उसका ऐसा ही मतलब न्यूटन होता है, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम होता है, और भार का सूत्र है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि वेट बराबर mg। तो हमारा ये 100 न्यूटन हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा 19 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है, आप वेट का मतलब समझे ना। अब कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 49 न्यूटन है। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 49 न्यूटन। अब समझिए भार दिया है, ये 49 न्यूटन दे दिया, W बराबर mg होता है ना, तो ये है हमारा 49 न्यूटन, 49 न्यूटन हो गया हमारा। और m हमको निकालना है, गुरुत्वीय त्वरण मालूम ही है, तो m क्या हो जाएगा, इसको अगर 9.8 में मान लेते हैं तो ये अच्छा से कट जाएगा 10 क्या हो जाएगा 5 मर्द में कट जाएगा ना, 5 मर्द में। तो m हमारा कितना हो जाएगा 5 kg, यानी कि द्रव्यमान उसका हो गया 5 kg।
अगर 10 भी उसको मान करके बना सकते थे। अब नेक्स्ट सवाल 20 नंबर देखिए। तो वेट का मतलब समझे ना, W बराबर क्या होता है mg, द्रव्यमान में और गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दिया था। नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। देखिए इसमें कन्फ्यूजन करता है, यदि इसमें तो हालांकि इसमें भार पूछ रहा है कि चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पे 60 किलोग्राम है तो द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, उस चंद्रमा पे भी 60 किलोग्राम ही होगा। लेकिन भार अगर मान लीजिए, भार क्या होता है, भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। भार जो है 1/6 होता है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 1/6 रहता है पृथ्वी के तुलना में। तो अब देखिए जब पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार 60 है तो 60 में हम क्या करेंगे, द्रव्यमान है 60 तो 60 में हम 10 से गुणा करेंगे। ये क्या निकल गया, हमारा वेट निकल गया 600 न्यूटन। अब चंद्रमा पे भार पूछ रहा है तो इसका क्या कर देंगे हम 1/6, तो 100 न्यूटन हो जाएगा। चंद्रमा पे भार क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। तो याद रखिएगा उस 60 का ही 1/6 मत कर दीजिएगा, नहीं तो सिर्फ 10 ही आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 100 न्यूटन। तो ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा पर पृथ्वी के भार की तुलना में कितना होता है, 1/6। तो इस कंफ्यूजन में थोड़ा सा हल्का सवाल था लेकिन कंफ्यूजन था। अब नेक्स्ट सवाल 21 नंबर क्या है हमारा, अपेक्षिक घनत्व का सवाल है। ये अपेक्षिक आपको क्या कह रहा है कि आपको सोने का अपेक्षिक घनत्व 19.3 है, तो जल का घनत्व दिया हुआ है, तब सोने का घनत्व एसआई मात्रक में क्या होता है। तो पहले हम थोड़ा सा अपेक्षिक घनत्व के बारे में समझ लेते हैं तो करेंगे। अपेक्षिक घनत्व क्या होता क्या है। अपेक्षिक घनत्व होता है बराबर किसी वस्तु का घनत्व, किसी वस्तु का भी घनत्व अब बटा में जल का घनत्व, बस। यानी कि जल के घनत्व के अपेक्षा में जो वस्तु का घनत्व होता है उसी को हम बोलते हैं अपेक्षिक घनत्व। तो वस्तु के घनत्व में अगर जल के घनत्व से हम भागा दे देंगे तो हो जाएगा हमारा अपेक्षिक घनत्व। ये बात समझिएगा। तो चूंकि इसका एसआई मात्रक हमारा दोनों घनत्व ही है, तो एसआई मात्रक में मतलब ये तो कट जाएगा, एसआई मात्रक हमारा कट जाएगा। अपेक्षिक घनत्व का कोई एसआई मात्रक होगा नहीं, तो ये भी याद रखिएगा कि अपेक्षिक घनत्व का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर में घनत्व है नीचे में घनत्व है, तो घनत्व का घनत्व से कट जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि सोने का अपेक्षिक घनत्व दिया है 19.3, और फिर क्या कह रहा है कि वस्तु का सोने का अपेक्षिक घनत्व दिया है और सोने का घनत्व बताना है, सोने का घनत्व। और पूछ क्या रहा, दिया क्या है एक और चीज, जल का घनत्व, जल का घनत्व दिया हुआ है। तो जल का घनत्व कितना दिया है 1000, तो 1000 है, इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा 1000, तो हमारा पॉइंट 1 है तो 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 19,300। और घनत्व एक चीज क्या होता है, ऐसे घनत्व सिर्फ पूछेगा तो घनत्व वगैरह क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। याद रखिएगा घनत्व बराबर क्या होता है, डेंसिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो द्रव्यमान का ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा किलोग्राम, और आयतन का मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो चूंकि सब इसमें एसआई यूनिट में ही था तो एसआई यूनिट में हमको बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ा, अपने आप वो केजी मीटर पर क्यूब में आइए गया। तो ध्यान दीजिएगा अगर एसआई यूनिट में मान लीजिए केजी या नहीं रहा है या फिर मीटर में सेंटीमीटर में दिया रहा है तो उसको हम पहले एसआई यूनिट में बदल लेंगे, तो ही हमारा आंसर एसआई यूनिट में आएगा। तो समझिए घनत्व के बारे में, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, लेकिन अपेक्षिक घनत्व कहेगा तो किसी भी वस्तु का घनत्व बटा में जल का घनत्व। ऐसे जल का घनत्व हमेशा 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता भी है, इसको याद भी रखिएगा। या फिर आपको क्वेश्चन में दिया भी है, इसमें और आसान है। तो नेक्स्ट सवाल चलिए, ये अपेक्षिक घनत्व सवाल था, ये सारे सवाल एग्जाम में आपके आए हुए हैं किसी ना किसी। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये घनत्व का नहीं है, 22 नंबर, ये है कार्य शक्ति और ऊर्जा का। तो कार्य शक्ति ऊर्जा पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा उसके कंसेप्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कार्य ऊर्जा और शक्ति, कार्य ऊर्जा और शक्ति, इसके बारे में चर्चा कर लीजिए। फार्मूला तो क्या होता है, वर्क W बराबर एफएस कॉस थीटा। अब एफएस कॉस थीटा कैसे होता है, देखिए यदि मान लीजिए कोई वस्तु इधर ही जा रहा है, एफ फोर्स लगा रहा है, और एस क्या है उसका बल गुणा विस्थापन, भी इसको कहते हैं बल गुणा विस्थापन। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, या तो देखिए बल न्यूटन हो गया, ये मीटर में आ जाएगा न्यूटन मीटर, या फिर जूल, क्या होगा जूल। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यदि मान लीजिए बल इधर लगा रहे हैं और विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, तब तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर बल
मान लीजिए बॉल एफ इधर लगा रहे हैं और विस्थापन इधर हो रहा है, एफ इधर लगा रहा है, तो इसके दोनों के बीच जो कॉस थीटा जो होगा, मान लीजिए थीटा कुछ भी उत्पन्न होगा तो उसी का कॉस से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एफ एस कॉस थीटा होता है। यदि दोनों के बीच कुछ एंगल बन जाए तो कॉस थीटा का मान लिखेंगे। अगर कोई एंगल बन नहीं रहा है 0 डिग्री, तब तो हमको पता है कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 रख देंगे। तो समझिएगा इसका मात्रक होता है जूल या फिर न्यूटन मीटर। फार्मूला वर्क बराबर बल गुना विस्थापन। अगर थीटा दिया रहे क्वेश्चन में या फिर कोण से संबंधित कुछ पूछे तो फिर एफ एस कॉस थीटा। अब ऊर्जा भी, अब ऊर्जा में समझिएगा, ऊर्जा में क्या होता है, दो तरह का ऊर्जा होता है। एक तो होता है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, याद रख लीजिएगा ये सब। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, एम जी एच, एम यानी कि द्रव्यमान, जी गुरुत्वाकर्षण, एच क्या होता है, ऊंचाई होता है, हाइट। तो ये चूंकि ये भी ऊर्जा है तो इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा हमारा, जूल ही होगा। एक होता है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा वो होता है हाफ mv²। नाम से ही लग रहा है गतिज, गतिज यानी जो मोशन में करा है, तो मोशन में करेगा तो उसको में वेग रहेगा, तो ये हाफ द्रव्यमान 1/2 द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी का स्क्वायर या वेग का जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो दो तरह का ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु एच ऊंचाई पर है, ये धरती हो गया, यहाँ से एच ऊंचाई पर है और इसका द्रव्यमान है 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान है, एच ऊंचाई पर है या फिर 5 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसका स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 10 गुणा 5। और जी का मान क्या होता है, छोटा जी का मान 10 या फिर 9.8 क्वेश्चन के अनुसार तो हम करेंगे। क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा, नहीं तो अगर नहीं दिया है तो हम 9.8 या फिर 10 मान के चलेंगे। तो ये हो गया हमारा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान और वेग 1/2 द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर से गुणा कर देंगे। तो क्वेश्चन आएगा तो हम लोग समझेंगे। तो समझ गए स्थितिज ऊर्जा के बारे में और गतिज ऊर्जा के बारे में। फार्मूला याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा mgh और गतिज ऊर्जा हाफ mv² और कार्य एफ एस कॉस थीटा। आप शक्ति समझिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पावर बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा में समय। तो कार्य अगर नहीं दिया रहेगा तो कार्य हम निकाल लेंगे। कार्य भी एक तरह का ऊर्जा ही होता है ना, उसका क्योंकि मात्रक जूले होता है। तो अगर कार्य नहीं दिया रहेगा या ऊर्जा नहीं दिया रहेगा तो हम पहले उसको निकाल लेंगे और फिर समय से भागा दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, शक्ति। इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है, वाट, या फिर उसको हम ये भी कह सकते हैं या जूल प्रति सेकेंड, जूल पर सेकेंड, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल ऐसा ही मात्रक और समय का होता है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा थ्योरी में भी तो हम बना सकते हैं। तो कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में समझ गए। अब क्वेश्चन चलिए, अब क्लियर होगा क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि 0.5 द्रव्यमान वाली गेंद का वेग 4 मीटर पर सेकेंड है, तो गेंद के पास गतिज ऊर्जा, अभी मैंने बताया गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv²। तो 1/2 द्रव्यमान कितना है हमारा, ऐसा यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम में ही है। अगर ग्राम में रहता तो उसको हम ग्राम में किलोग्राम में बदल देते। अब भी क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 4 गुणा 4, v² है ना, तो 2 बार गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 5 40 और पॉइंट यहाँ पर है तो कर देगा तो 4 जूल। ये हमारा हो गया आंसर। गतिज ऊर्जा क्या हो गया, 4 जूल। अगर स्थितिज ऊर्जा पूछता है पोटेंशियल एनर्जी तो उसमें हमको हाइट दिया रहेगा, और गतिज ऊर्जा पूछेगा तो उसमें उसका वेग दिया रहेगा। नेक्स्ट सवाल चलिए, 23 नंबर। 23 नंबर कह रहा है कि ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 23 नंबर, यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगुना हो जाता है, वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग का दुगुना हो जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा पहले के n गुना हो जाती है, तो n का मान बताना है। तो क्या कर रहा था, पहले वेग प्रारंभिक वेग का दुगुना। अब देखिए पहले मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी था 1/2 mv²। अब कह रहा है कि वेग दुगुना हो जाता है, मतलब द्रव्यमान के बारे में कुछ नहीं कह रहा, वेग दुगुना। तो आप खुद सोचिए, हाफ m, v की जगह क्या रखेंगे, 2v²। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv² गुना 4 हो गया। तो अब देखिए ये तो हमारा काइनेटिक एनर्जी पहले वाला हो गया, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अब इसमें 4 गुना हो गया ना, तो यानी कि अब आने जो दूसरा काइनेटिक एनर्जी होगा पहले काइनेटिक एनर्जी के हाफ mv² का 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम, वेग को दोगुना कर रहा है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, चूंकि v² है तो v जब 2 गुना होगा तो इसके स्क्वायर में चेंज होगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। अगर v को 3 गुना कर दिया जाता तो ये क्या हो जाता, 3 के स्क्वायर 9 गुना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 2 गुना 4 गुना वाला सवाल पूछता है एग्जाम में, कई बार बहुत बार पूछा है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट सवाल चलिए, 24 नंबर सवाल। 24 नंबर क्या है हमारा, 24 नंबर कह रहा है, हाँ देखिए 24 नंबर,
द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E का मान क्या होगा यदि इसकी चाल को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए। अब देखिए पहले E है, अभी मैंने बताया v को बढ़ाकर क्या कर दिया जाए 2v, तो E क्या हो जाएगा 4e हो जाएगा। E क्या हो जाएगा 4e हो जाएगा। क्या होगा उसकी चाल को v से बढ़ा करके 2v हो जाएगा तो 4e हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल चलिए, क्यों होगा अभी मैंने बताया ना कि v 2 गुना होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल। अब 25 नंबर कह रहा है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो तो नया रैखीय संवेग क्या होगा। अब रैखीय संवेग और ऊर्जा आ गया काइनेटिक एनर्जी, देखिए ध्यान समझिएगा। रैखीय संवेग यानी कि मोमेंटम, तो p बराबर क्या होता है mv होता है, mv यानी कि द्रव्यमान गुना वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब सोचिए तो अगर हम इसको क्या कर देते हैं दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर और वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा ना। अब इसको इस रूप में लिखने के लिए एम वी स्क्वायर करने के लिए एम वी स्क्वायर एक एम से भागा देना पड़ेगा और हाफ लाने के लिए हमको हाफ लाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं 1/2 और एम वी की जगह पे हम एम वी स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर कर देते हैं, पी स्क्वायर अब बटा में एम लिख देंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर का वैल्यू आता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर करेंगे तो होगा ना दोनों तरफ वर्ग। अब एम वी स्क्वायर है यहाँ पर, एक एम हम इसमें एक्स्ट्रा है तो पहले इसको एम स्क्वायर के रूप में पी स्क्वायर लिख लिए एम स्क्वायर वी स्क्वायर के रूप में, अब फिर एक एम से भागा दे दिए यानी कि यही चीज़ आ गया। तो आपको काइनेटिक एनर्जी और इसमें इक्वेशन भी पूछता है, कभी कभी बहुत बार पूछा है, तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बटा में 2m, ये हो जाएगा ये दोनों में रिलेशन। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आप इसका नोट्स जरूर बनाइए, जो भी मैं फार्मूला बता रहा हूँ उसको एक जगह कर लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में आपको ये रहे। और जो शुरू बार न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे कि पहले एक बार हम मेरा वीडियो देख लेंगे और फिर से दोबारा यही सारे क्वेश्चन को फिर से दोबारा देखेंगे और बनाएंगे खुद से पॉज कर करके। तो इसमें क्या कर रहा था कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रैखीय संयोग क्या होगा। अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया पी स्क्वायर बटा में 2m काइनेटिक एनर्जी और इसमें ऊर्जा में रिलेशन, प्रारंभिक एक वस्तु की गति उसके प्रारंभिक मान का 256। अब देखिए तो प्रारंभिक ऊर्जा का क्या होता है 256 गुना होता है, द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा तो उसका रैखीय संवेग क्या होगा रैखीय संवेग। अब यानी कि p के बारे में पूछ रहा है तो इसका वर्गमूल निकाल, इधर पी स्क्वायर में है तो इसका वर्गमूल निकाल, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, द्रव्यमान तो दोनों केस में कांस्टेंट रहेगा और दो तो ऊपर से कांस्टेंट है ये तो पी स्क्वायर है। तो यदि हम इसका वर्गमूल इधर कर देते हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का वर्गमूल निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 16 गुना, जो पी जो था हमारा क्या हो जाएगा 16 गुना, प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा, तभी ना काइनेटिक एनर्जी 256 गुना होगा। अब चलिए 25-26 इसको दिक्कत होगा दोबारा पूछ लीजिएगा। 26 नंबर कह रहा है कि 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। अब गुरुत्वाकर्षण बल कार्य क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया काम, द्रव्यमान और ऊंचाई दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। स्थितिज ऊर्जा अगर पूछे तब तो हम प्लस में लिखेंगे mgh, लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण द्वारा कहे तो अगर माइनस दे दिया आपको कंफ्यूज करने के तो माइनस वाला ही मारिएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अपोजिट लग रहा है वस्तु पर तो माइनस हो जाएगा। हालांकि इसमें ऑप्शन में माइनस में नहीं दिया है। तो अब क्या कह रहा था क्वेश्चन देखिए कि 20 किलोग्राम भार है और 2 मीटर की ऊंचाई तक ना, 2 मीटर ऊंचाई हो गया और इसका द्रव्यमान जी का मान या तो 9.8 या 10 देख लीजिए किस पर आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 400 जूल, क्या हो जाएगा 400 जूल उसका कार्य हो गया। तो द्रव्यमान और ऊंचाई दिया रहे और ऊर्जा पूछे तो आप समझ जाइए कि हमसे स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन चलिए। अब 27 नंबर कह रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन चलता है। अब कार्य आ गया, अभी मैंने आपको बताया कार्य के बारे में, कार्य बराबर क्या होता है वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी, एक सेकेंड हाँ 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन बल द्वारा चलता है
तो बल तो दिया है 1 न्यूटन और दूरी भी 1 दिया है। अब उसी दिशा में जा रहा है यानी कि cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 जूल। क्या हो जाएगा 1 जूल। मैंने आपको कार्य के बारे में बताया FS cos थीटा। जिनको आता है वो क्या करें, वीडियो को पॉज करें और फिर से उसको देख लें, पहले खुद से बना लें तो फिर देखें। नेक्स्ट सवाल है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण। देखिए यहाँ पर कोण पूछ दिया, W बराबर क्या होता है FS cos थीटा। बल की वर्ग कितना दिया है 20 जूल कार्य करता है, बराबर फोर्स कितना है 20 न्यूटन दे दिया और दूरी कितना दिया है 2 मीटर। अब cos थीटा पूछ रहे हैं आपसे, सोल्व कर लीजिए। ये 20 से 20 गया तो cos थीटा बराबर क्या हो गया 2 गुणा में था तो इधर आएगा तो 1/2। अब कितने cos का मान 1/2 होता है, तो हमारा थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 का ही मान 1/2 होता है ना। अब नेक्स्ट सवाल देखिए कि 5 किलोग्राम के एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। फिर देखिए वस्तु के द्रव्यमान और ऊंचाई आ गया, इसका मतलब mgh लेंगे तो कितना कार्य होगा, तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके बन जाएगा 5 किलोग्राम है और 2 मीटर तक mgh क्या हो गया, g का मान 10 यानी कि 5 दूनी 10 100 जूल। अगर ऑप्शन में 9.8 करके दिया रहे तो हम 9.8 से गुणा कर देंगे तो 5 10 में 9.8 से करेंगे तो 98 जूल हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, कभी कभी 10 मानकर जी दिया रहेगा ऑप्शन, कभी कभी ये करके। नेक्स्ट सवाल और है कि मोहन, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन पूरा देखिएगा जरूर। 30 मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तो मोहन की शक्ति क्या होगी। अब ध्यान समझिएगा, शक्ति आ गया। अभी मैंने आपको बताया शक्ति बराबर क्या होता है कार्य करने की दर, यानी कि कार्य बटा में समय। तो कार्य बटा में समय होगा तो पहले हमको कार्य निकालना होगा, फिर समय तो दिया ही है उसे भागा दे देंगे। तो 40 किलोग्राम कार्य यहाँ पर और ऊंचाई कह रहा है तो mgh से कार्य निकल जाएगा। कार्य भी एक तरह का ऊर्जा है तो mgh करते हैं। चलिए 50 किलोग्राम का मोहन है, सॉरी 40 किलोग्राम का है ना, 40 किलोग्राम का मोहन है और क्या कह रहा है 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई ऊंचाई कितनी है 15। तो 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है और 15 सेंटीमीटर, देखिए आ गया ये SI यूनिट में नहीं है तो सेंटीमीटर में, तो पहले मीटर में बदल लेंगे गुणा 100। ये तो ऊंचाई हो गया, इधर मान हो गया mh और g का मान क्या होता है 10। अब बटा में समय हमारा कितना दिया हुआ है, कितने सेकंड में सब काम करता है 15 सेकंड में, तो समय से भागा दे दीजिए। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 15 से 15 कट गया, यानी कि 40 में 5 से गुणा कर देंगे तो 200 वाट या फिर 200 जूल सेकेंड। समझ गया ना। कार्य पहले निकाल लिए। कार्य यहाँ पर क्या काम करेगा mgh ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान और ऊंचाई दिया हुआ है, तो कार्य भी एक तरह का ऊर्जा ही होता है, उसके दोनों का मात्रक सेम है ना जूल। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, एक और लास्ट। एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है या जमीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछलती है, तो टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा की कितने % की हानि हुई। अब यहाँ पर समझिएगा, एक गेंद है, ये मान लीजिए यहाँ पर रखा गया है 10 मीटर की ऊंचाई पर, सोचिएगा। अब क्या हुआ, जब गेंद ऊपर से हम गिराएं तो यहाँ पर ये आपका यहीं तक जाकर रुक गया 2.5 मीटर तक। ये क्या हुआ कि टकरा करके हमारा 2.5 मीटर तक ही जा पाया, यहीं पर गेंद जा पाया। तब खुद से सोचिए कि गेंद का द्रव्यमान तो m फिक्स है और g भी फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है ऊंचाई ना चेंज हो रहा है, यानी कि जितना यहाँ पर इसका ऊर्जा था उसमें द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण तो समान है, अब ऊंचाई चेंज हो रहा है, तो ऊंचाई की वजह से ना उसका ऊर्जा कम होगा। तो ऊर्जा क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गेंद टकरा जा रहा है, तो टकरा जा रहा है तो टकराने के कारण उसका ऊर्जा में परिवर्तन हो जा रहा है, इसीलिए कम जा रहा है। नहीं तो अगर ऊर्जा टकराने के बाद नष्ट नहीं होता तो फिर से उतना ही ऊंचाई तक जाना चाहिए था। तो इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे ऐसे निकाल लीजिए कि 10 मीटर था और 10 मीटर से 2.5 मीटर कम हो गया, यानी कितना मीटर 7.5 मीटर। अब m और g तो दोनों में फिक्स रहेगा तो कट जाएगा, उससे देखने का कोई फायदा नहीं है। तो 7.5 और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा, पहले वाला ऊंचाई क्या था 10 और परसेंट बदलने के 100 से गुणा, यानी कि 75% हानि हो गया। हानि निकालने के लिए पहले हम ऊंचाई का ही हानि निकाल लेंगे, क्योंकि m और g फिक्स होता है, तो m और g को रख करके हमको सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ाना है, इसलिए हम m और g को नहीं लेंगे। तो 10 मीटर था 2.5 मीटर, यानी कितना मीटर ऊर्जा उसका कम हुआ, 7.5 मीटर तक का ऊर्जा कम हो गया। तो 7.5 मीटर कम हुआ और पहले कितना था 10 और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। तो इस तरीका से हम कर लेंगे।
तो अब एक और वीडियो आपका आएगा जिसमें न्यूमेरिकल पूरा फिजिक्स से खत्म हो जाएगा, तो देखते रहिए। साथ ही साथ साइंस में एक तरफ मैंने बायोलॉजी पढ़ाया है और उसको भी मैं कंटिन्यू रखूंगा आगे, उसको भी देखते रहिए। मैथ का भी प्रैक्टिस हो रहा है, उस वीडियो को भी देखिए, और रीजनिंग भी चल रहा है आपको। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे हम डेली 10 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, जो भी दिन भर में करंट अफेयर्स बनता है उसको डेली मैं 10 क्वेश्चन देता हूँ,